आज हम ट्वेल्थ क्लास के लिए मैग्नेट स्टार्ट करेंगे। हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लिए वीडियो बना रहे थे ट्वेल्थ क्लास के लिए, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कुछ वीडियो इस साल का भी हम बना चुके हैं, जिसमें कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी यानी कि विद्युतीय विभव और विद्युतीय स्थितिज ऊर्जा तक हम बताए हैं। लेकिन पहले से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एक प्लेलिस्ट बना हुआ है जो 2 साल पहले का वीडियो है। लगभग कोरोना के काल में वो प्लेलिस्ट वीडियो बनाया गया था। तो हम कोशिश करते हैं कि अभी जिसका प्लेलिस्ट बना हुआ है उसको फ़िलहाल छोड़ दें, और जिस चैप्टर का वीडियो बना हुआ नहीं है उस चैप्टर से रिलेटेड वीडियो हम पहले कवर कर लें, चूँकि समय का भी अभाव रहता है। तो इसी क्रम में आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को जो जहाँ है वहीं छोड़ देते हैं, क्योंकि उसको अगर पढ़ना है प्रत्येक टॉपिक से रिलेटेड मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का प्लेलिस्ट मिल जाएगा, और उसी में कैपेसिटर का भी प्लेलिस्ट अलग से 10 वीडियो लगभग कैपेसिटर में होगा। तो इलेक्ट्रिक करंट का भी वीडियो बना हुआ है जिसमें लगभग 14 वीडियो है। तो जिस चैप्टर का प्लेलिस्ट पहले से बना हुआ है उस चैप्टर को हम अभी फ़िलहाल पोस्टपोन करते हैं। इससे भी अगर समय मिलेगा तो पुनः इस चैप्टर का भी दोबारा वीडियो बनाएंगे। हो सकता है किसी पुराने वाले वीडियो में किसी वीडियो में वॉइस क्वालिटी थोड़ा सा प्रॉब्लम करेगा, चूँकि उस समय में साउंड वाउंड का प्रॉब्लम था, चूँकि वो कोरोना काल का वीडियो है। तो लेकिन लगभग हम रिपीट करके देखें तो लगभग वीडियो ठीक ठाक है, जिसको देख करके पढ़ा जा सकता है। बारीकी से अगर टॉपिक वाइज जिस टॉपिक में समस्या है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यानी स्थिर वैद्युतिकी के पुराने प्लेलिस्ट से आप काम चला सकते हैं। तो आज हम मैग्नेट पे डायरेक्ट चलेंगे। मैग्नेट पढ़ने का 2 कारण है, क्योंकि उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक के बाद का चैप्टर इलेक्ट्रिक करंट है, और इलेक्ट्रिक करंट का भी 2 साल पुराना वीडियो, उसका लगभग सबका क्वालिटी वॉइस क्वालिटी अच्छा ही है, और सही से देखेंगे तो वो आपको समझ में आएगा। काम चलने लायक बोर्ड लेवल तक आप उससे काम कर सकते हैं। हाँ, जहाँ तक प्रॉब्लम प्रैक्टिस की बात है तो इस सेशन में लास्ट में हम हर चैप्टर से रिलेटेड प्रॉब्लम प्रैक्टिस भी करेंगे लाइव में आकर के। लास्ट में पहले हम थ्योरी कवर कर लेते हैं ताकि जितने से कॉन्सेप्ट क्लियर रहे, ताकि न्यूमेरिकल सॉल्व करने में या किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में परेशानी ना हो। तो चलिए इसी क्रम में आज हम मैग्नेटिक इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे चलते हैं। मैग्नेटिक इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिक इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव ये क्या होता है? मैग्नेटिक इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिक इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। इसी में एक लास्ट में एक टॉपिक है जो होता है मैग्नेटिक इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड मैग्नेटिज्म। जिस मैग्नेटिज्म को हम लोग चुंबकत्व कहते हैं उसमें मेनली परमानेंट मैग्नेट के बारे में पढ़ना, तो हम उसको अलग से ही पढ़ा लेंगे। तो चलिए मैग्नेटिक इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट यानी विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। अभी तक हम पढ़ क्या चुके हैं देख लें। पहला चैप्टर स्थिर वैद्युतिकी था, जिसमें जब आवेश स्थिर अवस्था में रहता था ना, तो इसी के प्रकृति और गुणों के बारे में पढ़ते थे। स्थिर वैद्युतिकी में क्या था? आवेश जब स्थिर अवस्था में था तो इसी के प्रकृति और गुणों के बारे में जब पढ़ते थे तो ये स्थिर वैद्युतिकी था। लेकिन यही आवेश जब गतिशील था, यही आवेश जब गतिशील होता था तब ये विद्युत धारा होता था, चूँकि आवेश की प्रवाह के दर को हम लोग विद्युत धारा कहते हैं। तो पहला चैप्टर जब आवेश स्थिर अवस्था में था तो उसके बारे में हम पढ़े थे, उसके प्रकृति और गुणों के बारे में पढ़े थे। दूसरा चैप्टर क्या है? आवेश जब गतिशील है, तो आवेश जब गतिशील है यानी आवेश की प्रवाह की दर को हम लोग विद्युत धारा कहते हैं। और अगले टॉपिक जो हम पढ़ेंगे, इसी विद्युत धारा की वजह से जो चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है, ये जो आवेश गतिशील हुआ, आवेश के गति होने से जो विद्युत धारा प्रवाहित हुआ, इसी विद्युत धारा की वजह से जो चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न हुआ
उसी चुंबकीय प्रभाव के बारे में हम पढ़ेंगे। तो 10th में भी ये चैप्टर हम लोग देखे थे, उसमें सबसे पहले ऑर्स्टेड का प्रयोग था। ये ऑर्स्टेड का प्रयोग हम लोग पुनः देखते हैं। ऑर्स्टेड का प्रयोग क्या था? हमने क्या कहा? आवेश जब गतिशील अवस्था में रहता है तो आवेश की प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, और उसी आवेश की गतिशील होने की वजह से, यानी विद्युत धारा के प्रवाहित होने की वजह से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, जिसको हम लोग चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। तो ऑर्स्टेड साहब का जो प्रयोग है इसी के बारे में है कि विद्युत धारा के प्रवाहित होने से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है या चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है। उसको सबसे पहले ऑर्स्टेड साहब ने ही एक्सपेरिमेंट के आधार पर प्रमाणित किया था। उन्होंने प्रयोग में, हम डिटेल से लिखाएंगे नहीं, लेकिन इसका चूँकि 10th में भी हम लोग पढ़े हुए हैं तो एक बार हम मेंशन कर देते हैं। जैसे मान लीजिए ये एक सेल है, यहाँ एक की लगा है और यहाँ एक तार है। तो इस की को मन होगा तो ऑफ कर देंगे और मन होगा तो ऑन कर देंगे। तो अभी हम मान लीजिए ऑफ है, तो ऑफ है, तो जब की को ऑफ रखा गया और इसको सेल से कनेक्ट किया गया तभी इसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रहा है इस वायर में। तब इस जगह एक मैग्नेटिक नीडल को लाया गया, और जैसे मैग्नेटिक नीडल को लाया गया तो इस मैग्नेटिक नीडल पर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता। तो जैसे ही मैग्नेट को, यानी मैग्नेटिक नीडल को, यानी मैग्नेटिक सुई को हम इस तार के आसपास लाएं तो इस पर कोई प्रभाव नहीं हुआ, इस पर कोई विक्षेपण नहीं हुआ। देखिए इस एक्सपेरिमेंट का मूल क्या है, मेन कॉन्सेप्ट जो है, यानी चुंबक है, ये मैग्नेटिक नीडल है। तो मैग्नेटिक नीडल पर मैग्नेटिक फोर्स तभी लगेगा जबकि मैग्नेटिक फील्ड हो। विदाउट मैग्नेटिक फील्ड इस मैग्नेटिक नीडल पर कोई फोर्स लगेगा नहीं। तो अभी जैसे अभी इस वायर में करंट नहीं जा रहा है, तभी इस मैग्नेटिक फील्ड में कोई डिफ्लेक्शन नहीं आया। नॉर्थ पोल साउथ पोल पे कोई डिफ्लेक्शन नहीं आया, मतलब नो डिफ्लेक्शन। इसका मतलब ये है कि यहाँ कोई विक्षेपण नहीं हुआ, कोई विक्षेपण नहीं हुआ। लेकिन जैसे इस की को ऑन करेंगे, जैसे ही इस की को ऑन करेंगे, हम इस की को ऑन कर दिए, तो की को ऑन करने के बाद इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होने लग गया। की को ऑन होने के बाद इसमें जैसे विद्युत धारा प्रवाहित हो गया, तो विद्युत धारा प्रवाहित होने की वजह से अब इसके क्या होगा कि विद्युत धारा प्रवाहित हो गया। विद्युत धारा प्रवाहित होने के बाद अगर इस मैग्नेटिक नीडल को लाए तो इसके नॉर्थ पोल पे डिफ्लेक्शन हो गया, यहाँ बाईं ओर ये मुड़ गया, फोर्स लग गया। फोर्स लग गया यानी ये मैग्नेट है, मैग्नेट पे कौन सा फोर्स लगेगा? मैग्नेटिक फोर्स ही लग सकता। तो मैग्नेट पे मैग्नेटिक फोर्स लग गया। तो ये मैग्नेटिक फोर्स आया कहाँ से? जब तक मैग्नेटिक फील्ड ना हो तब तक इस मैग्नेट पे मैग्नेटिक फोर्स लग नहीं सकता। तो यहाँ अगर करंट नहीं जा रहा था तो इस पर कोई फोर्स नहीं, इसका मतलब यहाँ मैग्नेटिक फील्ड नहीं था, कोई फोर्स नहीं लगा। यहाँ जैसे की ऑन किया गया तो की ऑन करने के बाद मैग्नेटिक नीडल को ले जाया जाता है, तो मैग्नेटिक नीडल पे डिफ्लेक्शन होने लगता, मतलब वहाँ फोर्स लगने लगता। तो यहाँ फोर्स लगने लग गया, इसका मतलब है कि इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हुआ, जो ऑर्स्टेड साहब ने प्रयोग के आधार पर दिखाया कि विद्युत धारा प्रवाहित होने पर ही इसके आसपास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, यानी मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है। यानी विद्युत धारा जैसे ही बंद हुआ तो कोई डिफ्लेक्शन, पुनः चालू होगा तो इस पर फोर्स लगना स्टार्ट हो जाएगा। तो मैग्नेटिक नीडल पे फोर्स लग रहा, मतलब वहाँ मैग्नेटिक फील्ड है। तो मैग्नेटिक फील्ड आया कहाँ से? तो इसी विद्युत धारा की वजह से। तो यही है ऑर्स्टेड का प्रयोग, जिन्होंने एक्सपेरिमेंट के आधार पर सबसे पहले प्रमाणित किया था कि विद्युत धारा प्रवाहित होने पर क्या उत्पन्न होता? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता। अब है कि ऑर्स्टेड साहब ने प्रयोग के आधार पर जब बता ही दिया कि चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, तो ये चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया, तो ये चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण होगा कितना? तो इसके लिए जो आगे आता है एक बायो-सेवार्ट का लॉ आता है, जिसको हम लोग लेप्लास लॉ भी कहते हैं। बायो-सेवार्ट का लॉ वो बताता है कि किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से, यानी किसी भी मतलब विद्युत धारा प्रवाहित होने वाली चालक की वजह से किसी बिंदु पर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा, चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण कितना होगा। एक चीज़ और, मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न कैसे हुआ इसके बारे में हम बात कर लें। जैसे मान लीजिए ये Q आवेश है,
और इसी आवेश को कुछ वेग मिल जाता है, यही आवेश जो है ये गतिशील हो जाता है। तो गतिशील होने की वजह से इसका पोजीशन बार बार बदलता रहता है। तो कोई एक पॉइंट पे अगर हम लोकेट कर लें, कोई एक पॉइंट लोकेट कर लें, इस पॉइंट पी पर अगर हम देखना चाहें कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाय R²। तो इस आवेश की वजह से इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू तो इतना ही होगा, Q/R²। R क्या होगा, तो डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज एंड पॉइंट। तो इन दोनों के अब थोड़ी देर बाद ये चार्ज यहाँ आ जाएगा तो फिर से डिस्टेंस बदल जाएगा, थोड़ी देर बाद ये चार्ज यहाँ आ गया फिर से डिस्टेंस बदल जाएगा, थोड़ी देर बाद ये चार्ज यहाँ चला जाएगा। मतलब डिस्टेंस के वेरिएबल होने की वजह से किसी एक पॉइंट पर जब हम खड़ा होते हैं तो इस चार्ज के गति की वजह से, आवेश के गति की वजह से डिस्टेंस बार बार बदल रहा है, और डिस्टेंस बदलने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू वेरी कर रहा है, और इसी इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू किसी एक पॉइंट पे बदलता रहता है। तो किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड बार बार बदलते रहने से वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से वहाँ मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाता है। तो यही इसका एक कॉन्सेप्ट है, तो हम याद रखेंगे वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड जहाँ कहीं भी होगा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी क्यों किया, क्योंकि चार्ज मोशन में था, चार्ज अपना बार बार लोकेशन चेंज कर रहा है मोशन की वजह से, तो डिस्टेंस बदलेगा। तो बार बार डिस्टेंस बदलने की वजह से यहाँ वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड है, और वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या प्रोड्यूस करेगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। इस कॉन्सेप्ट को आप लोग याद रखेंगे। इसी का एक उल्टा चैप्टर है मैग्नेटिक इफेक्ट इलेक्ट्रोमैग्नेट में हम लोग देखेंगे। यहाँ क्या हुआ, वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड यानी परिवर्ती विद्युतीय क्षेत्र की वजह से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। परिवर्ती विद्युतीय क्षेत्र मतलब जहाँ विद्युतीय क्षेत्र का मान बार बार बदल रहा है वहाँ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। लेकिन एक बात और याद रखेंगे, उल्टा भी है इसका, जहाँ वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड है वहाँ मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हुआ, और जहाँ वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड आएगा वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होता है। और इस चैप्टर के बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे, जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट इंडक्शन EMI में हम लोग पढ़ेंगे। वहाँ वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, यानी जहाँ चुंबकीय क्षेत्र का मान बार बार बदल रहा हो वहाँ विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, और जहाँ विद्युतीय क्षेत्र का मान बार बार बदल रहा हो वहाँ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। इस बात को आप लोग याद रखेंगे। तो यहाँ किसी एक पॉइंट पे अगर आप खड़े होते हैं तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू बार बार बदलेगा, क्योंकि चार्ज जो है अपना पोजीशन बदल रहा, चार्ज पोजीशन बदलने से इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल हुआ था, इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल होने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो गया। कैसे प्रोड्यूस हुआ इस बात का चर्चा किए। मैग्नेटिक फील्ड का मतलब मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है विद्युत धारा की वजह से, इस बात को प्रमाणित कौन किया, तो ऑर्स्टेड साहब का प्रयोग है, ये हम लोग देखें। अब है कि मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हुआ तो होगा कितना उत्पन्न हुआ, तो इसी के लिए आता बायो-सेवार्ट का नियम। क्या आता, बायो-सेवार्ट का नियम। इसी को हम लोग लेप्लास का नियम भी कहते हैं, याद रखेंगे, इसको हम लोग लेप्लास का नियम भी कहते हैं। इसका अल्टरनेट नाम ये भी है, तो लेकिन ज़्यादातर लोग बायोट-सेवार्ट के नाम से ही जानते हैं, तो हम लोग ज़्यादातर बायोट-सेवार्ट लॉ ही लिखेंगे, बायो-सेवार्ट्स लॉ या लेप्लासेज लॉ। इसी को ऑब्लिक करके लिखना चाहेंगे तो लेप्लासेज लॉ भी लिख सकते हैं। ये बायोट-सेवार्ट लॉ किसके लिए आता है, तो कुछ नहीं, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है विद्युत धारा की वजह से, ये बात तो हमको पता है। वो विद्युत धारा की वजह से चुंबकीय क्षेत्र कितना उत्पन्न होता है, इसके बारे में बायोट-सेवार्ट लॉ बताता है। तो आज हम लिखेंगे नहीं, क्योंकि हमको आज आने में लेट हो चुका है, तो हम केवल बोलते चले जाएंगे। आप लोग वीडियो को पॉज करके कॉपी में नोट बना लेंगे। तो चलिए मान लेते हैं कि एक रैंडम कोई वायर है, और इस वायर में विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा, और ये वायर का जो सेक्शन काटा गया ये AB नाम का वायर है। AB नाम का एक कोई वायर है, या AA- कर देते हैं, AA- नाम का एक वायर है। इसमें विद्युत धारा कितना प्रवाहित हो रहा, I। तो इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होने की वजह से इसके आसपास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। वो तो लेप्लास आप छोड़िए,
पहले तो ऑर्स्टेड साहब ने प्रूफ कर ही दिया कि चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, लेकिन चुंबकीय क्षेत्र अगर उत्पन्न होगा तो कितना होगा, तो उसी के लिए बायोट-सवार्ट का नियम है। तो हम एक पॉइंट लेते हैं और इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा इसके लिए हम बात करेंगे। मैग्नेटिक फील्ड का जो सिंबल होता है वो कैपिटल बी होता। क्या होता? कैपिटल बी होता। इसीलिए ये बी सेक्शन नहीं मान के ए डैश कर दिए, चूँकि बी मैग्नेटिक फील्ड होगा तो वहाँ फिर से कॉन्ट्राडिक्शन आता। यहाँ पूरे वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा भी आएगा, लेकिन यहाँ एक छोटा सा सेक्शन काटेंगे, ये डीएल एलिमेंट इसको बोलते हैं। डीएल मतलब स्मॉल एलिमेंट ऑफ वायर। ये स्मॉल एलिमेंट ऑफ वायर है। इस स्मॉल एलिमेंट की वजह से इस पॉइंट पी पर अगर मैग्नेटिक फील्ड हम देखना चाहें तो देखेंगे स्मॉल एलिमेंट की वजह से पॉइंट पी को मिलाते, स्मॉल एलिमेंट की वजह से पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड कितना। तो डीएल है क्या? इसको शुद्ध हिंदी में अगर कहें तो स्वल्प अंश कहा जाता है। स्वल्प अंश मतलब एक छोटा सा अंश तार का, और इन दोनों के बीच की जो दूरी है, इस दूरी को हमने आर माना है, या आर वेक्टर के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। देखेंगे इस आई डीएल वेक्टर, आई अकेले विद्युत धारा सदिश राशि नहीं है। जब करंट के साथ ये स्वल्पांश जुड़ेगा, यानी करंट के साथ स्मॉल एलिमेंट जब जुड़ता है तो इसको हम लोग करंट एलिमेंट कहते हैं। इस करंट के साथ जब स्मॉल एलिमेंट जुड़ता है तो इसको करंट एलिमेंट कहते हैं, और करंट एलिमेंट का अपना डायरेक्शन होता। इन दोनों के बीच का जो एंगल है, इसके एंगल को हमने थीटा कंसीडर किया। तो इस स्वल्पांश यानी स्मॉल एलिमेंट को हमने क्या माना? डीएल। तो इस डीएल लेंथ की वजह से जो पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड आएगा उसको डीबी कहेंगे, क्योंकि बी तो पूर्ण संपूर्ण वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड है। इस स्मॉल एलिमेंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आया डीबी। डीबी का मतलब मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट, ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट डीबी, वो डिफरेंशियल फॉर्म है डीबी। तो हम किसी पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड कितना आया, तो बायोट-सवार्ट के नियम से हम कह सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट, यानी किसी बिंदु पी पर स्वल्पांश की वजह से चुंबकीय क्षेत्र ये डीबी, इसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होता है। यानी किसी पॉइंट पी पे जो चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र का जो स्वल्पांश है वो क्या है? डीबी, इसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होता है। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। पुनः चुंबकीय क्षेत्र डीबी, इसमें प्रवाहित होने वाली स्वल्पांश के समानुपाती होता, तो ये डीएल। उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होता, ताई बाद में कहेंगे स्वल्पांश के समानुपाती होता, फिर से डीएल। अगर कोई लोग इसको एक ही बार में लिख दें, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट यानी डीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट एलिमेंट। ये बात भी सही है, दोनों को अलग अलग नहीं लिख के एक ही बार लिख दिए। यानी बिंदु पी पर चुंबकीय क्षेत्र जो है, बिंदु पी पर चुंबकीय क्षेत्र स्वल्पांश सदिश के समानुपाती होता है। स्वल्पांश सदिश यानी आइडियल, स्मॉल एलिमेंट, करंट एलिमेंट इसको बोलते हैं, विद्युत धारा सदिश भी कह सकते हैं इसको। तो करंट ड्यू टू द करंट एलिमेंट आइडियल। तो हमने इसको क्या लिखा कि किसी बिंदु पी पर चुंबकीय क्षेत्र डीबी, उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होता, तथा उसी बिंदु पी पर चुंबकीय क्षेत्र डीबी, उसमें स्वल्पांश के समानुपाती होता है। इसको समीकरण 2 मान लेंगे। उसी बिंदु पी पर चुंबकीय क्षेत्र, उसमें प्रवाहित बिंदु पी पर जो चुंबकीय क्षेत्र है, करंट एलिमेंट और लाइन ज्वाइनिंग वेक्टर के बीच बने कोण की ज्या के समानुपाती होता। फिर से सुनेंगे, इस बिंदु पी पर जो चुंबकीय क्षेत्र है डीबी, इस करंट एलिमेंट और लाइन ज्वाइनिंग वेक्टर, तो करंट एलिमेंट और लाइन ज्वाइनिंग वेक्टर के बीच बने कोण की ज्या मतलब साइन, करंट एलिमेंट और लाइन ज्वाइनिंग वेक्टर के बीच बने कोण की ज्या को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? साइन। साइन दोनों मतलब करंट एलिमेंट और लाइन ज्वाइनिंग वेक्टर के बीच बने कोण की ज्या के समानुपाती होता। ये तीसरा पॉइंट होगा। पुनः ये चुंबकीय क्षेत्र बिंदु पी पर जो चुंबकीय क्षेत्र है स्मॉल एलिमेंट की वजह से स्वल्पांश और बिंदु पी के बीच की दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता। पी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होता है? स्वल्पांश और बिंदु पी के बीच की दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता। तो उपर्युक्त समीकरण को जैसे ही एक बार हम लिखना चाहेंगे, उपर्युक्त समीकरण से जैसे ही लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? ये डीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
आइडियल साइन थीटा बटे आर स्क्वायर। समानुपाती का चिन्ह जैसे ही हटाएंगे, समानुपाती नियतांक के रूप में हमने म्यू नोट बाई 4 पाई लिखा आइडियल साइन थीटा बटे आर स्क्वायर। समानुपाती नियतांक के रूप में जो ये म्यू नोट बाई 4 पाई आया, इसका वैल्यू कितना होता? तो ये म्यू नोट बाई 4 पाई जो आया, इसका वैल्यू 10⁻⁻7 हेनरी पर मीटर होता है। लेकिन ये म्यू नोट बाई 4 पाई आया किस के लिए? तो ये फॉर वैक्यूम या हवा या निर्वात के लिए कर सकते हैं, फॉर वैक्यूम। ये जो म्यू नोट बाई 4 पाई कांस्टेंट आता है फॉर वैक्यूम या एयर, यानी हवा या निर्वात के लिए आता है। यही है बायोट-सेबार्ट लॉ। मतलब किसी बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का जो परिमाण है, ये स्मॉल एलिमेंट की वजह से कितना आया बताएगा। तो स्मॉल एलिमेंट की वजह से म्यू नोट बाई 4 पाई आइडियल साइन थीटा बटे आर स्क्वायर। हाँ, ये म्यू नोट बाई 4 पाई किस मीडियम के लिए आया? तो वैक्यूम या एयर के लिए। हाँ, मीडियम बदल जाएगा तो म्यू नोट के बदले कुछ और आएगा, म्यू बटे 4 पाई आएगा। तो अब म्यू क्या है इसके बारे में हम डिटेल से बाद में बात करेंगे। सबसे पहले इस बायोट-सेबार्ट के नियम को हम वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहेंगे, क्योंकि अभी तक केवल मैग्नीट्यूड आया है, ये वेक्टर फॉर्म में नहीं लिखा है। चूँकि मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र एक सदिश राशि है, तो इसमें दिशा होगी, तो दिशा के साथ जब लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, तो उसके लिए हम फिर से अलग से देखेंगे। तो बायोट-सेबार्ट का नियम लिखने के तो इतना ही है। इसी को लैंग्वेज के साथ लिख देंगे कि माना कि ए डैश एक चालक तार है जिसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा आई है। इसके एक स्वल्पांश की वजह से बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। तो स्वल्पांश और बिंदु P के बीच की दूरी r है। स्वल्पांश सदिश और लाइन ज्वाइनिंग वेक्टर यानी स्थिति सदिश के बीच बने कोण थीटा है। इसके वजह से बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण जो होगा वो dV होगा। तो उसी को लिख देंगे कि P बिंदु पर स्वल्पांश की वजह से चुंबकीय क्षेत्र उसमें चालक तार में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होता, तथा अगले स्टेप में लिखेंगे चुंबकीय क्षेत्र स्वल्पांश के समानुपाती होता। चुंबकीय क्षेत्र लाइन ज्वाइनिंग वेक्टर और स्वल्पांश सदिश के बीच बने कोण की ज्या के समानुपाती होता है। चुंबकीय क्षेत्र स्वल्पांश सदिश और बिंदु P के बीच की दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। और सबको हम एक साथ मिला के पुनः लिख देंगे। तो यही लैप्लासियन का लॉ या बायोट-सेबार्ट का लॉ है। अब इसी को हम वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं। तो वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए पुनः हम इसको फिर से एक बार रिपीट करते हैं। ये क्या हो जाएगा? म्यू नोट बाई 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो देखिए, आई अकेले सदिश राशि है नहीं, विद्युत धारा सदिश राशि नहीं है, लेकिन करंट के साथ जब लेंथ मिलता है तो दोनों मिल के क्या हो गया? सदिश राशि। साइन थीटा तो अलग, वो तो कुछ है ही नहीं, वो तो अंक देता है। और उससे पहले जो है म्यू नोट बाई 4 पाई वो तो कांस्टेंट है। तो इसको वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए ये साइन थीटा है। तो हम लोग वेक्टर जब पढ़े थे तो उसमें दो पढ़े थे, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट में कॉस थीटा आता था और क्रॉस प्रोडक्ट में साइन थीटा आता था। तो ये जो साइन थीटा देखने से लग रहा है कि ये क्रॉस प्रोडक्ट के रूप में लिखा जा सकता है, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट में होता क्या कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर कहते हैं। कम से कम दो वेक्टर तो वहाँ था, लेकिन यहाँ तो दोनों मिल करके एक ही वेक्टर है। साइन थीटा तो वेक्टर हो नहीं सकता, म्यू नोट बाई 4 पाई तो ये तो कांस्टेंट ही है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जैसे ही म्यू नोट बाई 4 पाई आइडियल साइन थीटा बटे आर स्क्वायर है, तो आर से पुनः ऊपर नीचे हम मल्टीप्लाई कर दिए। आर से पुनः ऊपर नीचे हम क्या किए? मल्टीप्लाई कर दिए। तो ये म्यू नोट बाई 4 पाई आइडियल आर साइन थीटा बटे आर क्यू कर सकते हैं। अब देखेंगे, जैसे ए क्रॉस बी को हम लोग ए बी साइन थीटा लिखते थे ना, ए बी साइन थीटा, उसी तरीके से यहाँ आइडियल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर को लिख सकते आइडियल आर साइन थीटा। इसी आइडियल आर साइन थीटा को हम आइडियल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर लिखते तो क्या दिक्कत है? तो चूँकि जैसे ए क्रॉस बी तो ए बी साइन थीटा, यहाँ आइडियल मान लो ए है और आर मान लो बी है, तो ए बी साइन थीटा मतलब ए क्रॉस बी, मतलब आइडियल मिल करके एक वेक्टर जो ए वेक्टर के बराबर है, आर वेक्टर बी वेक्टर के बराबर है, तो इसमें ए बी साइन थीटा। तो आइडियल को ए मान लो, आर को बी मान लो। तो म्यू नोट बाई 4 पाई इक्वल टू आइडियल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर
और डिवाइडेड बाय आर क्यूब, ये क्या है डी बी वेक्टर इक्वल टू, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट जैसे आएगा तो इस साइड भी प्रोडक्ट जो आएगा वो वेक्टर ही होगा, तो इसको वेक्टर फॉर्म में हम लोग लिख दिए। तो याद करेंगे जब कभी भी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालना होगा, तो ये था आइडियल वेक्टर, ये है आर वेक्टर। तो आइडियल मतलब यहाँ को स्क्रू को रखेंगे, स्क्रू रख के आइडियल वेक्टर से आर वेक्टर मतलब डी आइडियल वेक्टर ये हुआ आर वेक्टर, तो स्क्रू रख के आई से आर की तरफ घुमाएंगे, आई से आर की तरफ घुमाएंगे, आई से आर की तरफ घुमाने पर स्क्रू का जो एडवांसमेंट रहा होगा वही स्क्रू के एडवांसमेंट का ही डायरेक्शन उस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को बताएगा। हालांकि आगे जाके हम राइट हैंड थंब रूल के बारे में बात करेंगे। राइट हैंड थंब रूल बोलता है अगर हम किसी चालक तार को दाहिने हाथ से पकड़ते हैं तो अगर अंगूठे की दिशा में विद्युत धारा प्रवाहित कर रहा हो तो शेष मुड़ी हुई उंगलियों की दिशा में चुंबकीय क्षेत्र का दिशा होता। खैर क्रॉस प्रोडक्ट से जब कभी भी वेक्टर फॉर्म मतलब मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालना हो तो यही फार्मूला हमको काम आने वाला है। तो चलिए यही था लैप्लासेज लॉ या बायोट-सेबार्ट्स लॉ। अब है कि उसमें जो कांस्टेंट का टर्म आया था μ0/4π, ये एयर के लिए आया था और इसी का वैल्यू 10⁻⁷ हेनरी पर मीटर है। लेकिन मीडियम बदलेगा तो क्या होगा, ये म्यू है क्या, म्यू जो है ये म्यू क्या, इसको चुंबकशीलता कहते हैं। ये क्या, ये चुंबकशीलता के लिए आता है। चुंबकशीलता को अंग्रेजी में लिखेंगे तो परमिएबिलिटी, क्या परमिएबिलिटी। तो परमिएबिलिटी क्या होता है इसके बारे में हम बात करेंगे। किसी माध्यम का एक ऐसा गुण जो अपने से हो कर के प्रवाहित हो मतलब अपने से हो कर के गुजरने के लिए चुंबकीय क्षेत्र रेखा को अलाउ करता है। मतलब इट इज़ इंटरनल प्रॉपर्टी ऑफ ए मीडियम विच अलाउज द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स पासिंग थ्रू इट। अलाउ करता है कि पास करो, मतलब जो जितना ज़्यादा अलाउ करेगा वहाँ मैग्नेटिक फील्ड उतना जाएगा। तो वैक्यूम का जो है मतलब वैक्यूम जो है कुछ ज़्यादा अलाउ करता है। इसके अलावा कोई दूसरा मटेरियल हो तो वो अपने मटेरियल यानी मीडियम अपने प्रॉपर्टी के हिसाब से ये कांस्टेंट का वैल्यू निर्धारित करेगा कि कितना होगा। तो चुंबकशीलता क्या है, किसी भी माध्यम का एक ऐसा गुण है जो अपने से होकर चुंबकीय क्षेत्र रेखा या चुंबकीय बल रेखा को प्रवाहित होने देता है, यानी अलाउ करता है। इट इज़ इंटरनल प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल बाय वर्च्यू ऑफ विच अलाउज द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स पासिंग थ्रू इट, मतलब अपने आप से होकर के मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स पास करने को अलाउ करता है, यही चुंबकशीलता। और किसी भी मीडियम की जो चुंबकशीलता होती है उसको म्यू से डिनोट किया जाता है। किसे डिनोट किया जाता है, म्यू से, और इसी का मात्रक हेनरी पर मीटर होता है। इसी में एक टर्म आता है आपेक्षिक चुंबकशीलता। ये क्या, आपेक्षिक चुंबकशीलता। अब आपेक्षिक चुंबकशीलता क्या है इसके बारे में हम बात करते हैं। आपेक्षिक चुंबकशीलता इसको बोलते हैं रिलेटिव परमिएबिलिटी। इस तरीके का कॉन्सेप्ट हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी बताए थे। रिलेटिव परमिटिविटी, आपेक्षिक विद्युतशीलता, रिलेटिव परमिएबिलिटी, परमिएबिलिटी। ये रिलेटिव परमिएबिलिटी क्या है, इसको हम म्यू आर से डिनोट करते हैं। चूँकि चुंबकशीलता को म्यू से डिनोट करते हैं, ये रिलेटिव परमिएबिलिटी ये क्या हो जाएगा, म्यू आर। म्यू आर होता क्या, किसी भी माध्यम की चुंबकशीलता और हवा और निर्वात की चुंबकशीलता के अनुपात को आपेक्षिक चुंबकशीलता कहते हैं। फिर से याद रखेंगे, किसी भी माध्यम की चुंबकशीलता और हवा और निर्वात की चुंबकशीलता के अनुपात को आपेक्षिक चुंबकशीलता कहते हैं। जो लोग इंग्लिश मीडियम बैकग्राउंड के होंगे उसके लिए भी हम बोल देते हैं। इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ एनी मीडियम एंड मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस और वैक्यूम। It is defined as the ratio of magnetic permeability of any medium and magnetic permeability of free space or vacuum. तो it is denoted by mu r. It is unitless and dimensionless, मतलब यह मात्रकहीन और विमाहीन होता, चूँकि ये शुद्ध अनुपात है। तो याद रखेंगे, किसी भी माध्यम की अगर चुंबकशीलता निकालना हो तो हवा की चुंबकशीलता में उस माध्यम की आपेक्षिक चुंबकशीलता से गुना करना पड़ेगा। एक चीज़ और, कांस्टेंट का जो वैल्यू हम डाले थे dv इक्वल टू ये μ0/4π आइडियल साइन थीटा बटे r स्क्वायर,
ये कांस्टेंट तभी तक आएगा जब एयर होगा। एयर के बदले कोई भी दूसरा मीडियम आएगा तो दूसरे मीडियम में ये म्यू नोट के बदले म्यू बटे 4 पाई आएगा, म्यू बटे 4 पाई आएगा आइडियल साइन थीटा बटे आर स्क्वायर। और ये म्यू बटे 4 पाई क्यों आएगा? क्योंकि म्यू चुंबकशीलता किसी भी माध्यम का हो सकता है, लेकिन जैसे म्यू नोट कर दिए तो ये स्पेशल वैक्यूम एयर या फ्री स्पेस के लिए केवल आता है। तो हम किसी भी दूसरे मीडियम में अगर चुंबकशीलता मतलब चुंबकीय क्षेत्र निकालें तो म्यू बटे 4 पाई आइडियल साइन थीटा बटे आर स्क्वायर हो जाएगा। इसी म्यू को अगर हम रिप्लेस करना चाहें तो म्यू नोट इंटू म्यू आर रिप्लेस कर सकते हैं, तो 4 पाई आइडियल साइन थीटा बटे आर स्क्वायर। हालांकि बुक में आपके बुक में ये जनरली सब चीज़ पे बहुत ज़्यादा फोकस करता नहीं है, तो ये म्यू नोट बाय 4 पाई आइडियल साइन थीटा बटे आर स्क्वायर हो जाता है। देखेंगे इसका मतलब है कि किसी दूसरे मैग्नेटिक मतलब किसी दूसरे मीडियम में अगर हम बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड की, तो ये म्यू नोट बटे 4 पाई मतलब एयर में जितना होता था ना उसका म्यू आर टाइम्स हो जाएगा किसी दूसरे मीडियम में चुंबकशीलता। तो किसी दूसरे मीडियम में अगर चुंबकशीलता ज़्यादा हो तो वहाँ मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू ज़्यादा आएगा। तो कहाँ किसकी चुंबकशीलता ज़्यादा होता है कम होता है हम इसी चैप्टर के लास्ट में पढ़ेंगे। हालांकि अब आगे के वीडियो में हम बात करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ बायोट-सेवार्ट्स लॉ। ये जो बायोट-सेवार्ट का नियम पढ़े हैं इसके एप्लीकेशंस क्या हैं। तो इसका एक बात क्या है कि ये केवल स्मॉल एलिमेंट की वजह से बताया कि चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा, लेकिन बार बार स्मॉल एलिमेंट कितना निकालते रहेंगे। तो इसके एप्लीकेशन से हम लोग लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर के कारण उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, या सर्कुलर आर्क है सर्कुलर करंट कैरिंग आर्क है, इस पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा वो निकालेंगे। और उन सब के कॉम्बिनेशन से बहुत सारे सर्कुलर लूप में भी या डिफरेंट शेप का कॉइल वाइल है तो वहाँ भी मैग्नेटिक फील्ड हम निकालेंगे। जब ये बायोट-सेवार्ट लॉ का एप्लीकेशन हम पढ़ लेंगे, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड डिफरेंट पॉइंट पे निकाल लेंगे, तब उसके बाद एक और टॉपिक आएगा इसमें एम्पियर सर्किटल लॉ। एम्पियर सर्किटल लॉ भी किसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए ही लागू होता है, तो वो हम बाद में पढ़ेंगे। पहले इसके अगले क्लास में हम एप्लीकेशंस ऑफ बायोट-सेवार्ट के बारे में हम बात करेंगे। चलिए आज भर इतना ही। अब आप लोग को डेली एक वीडियो इसी मैग्नेट से रिलेटेड मिलेगा। धन्यवाद।